जी। सो यहाँ पर अब आप लोग जो आगे पढ़ने लगे हैं दैट इज टेम्परेचर रेगुलेशन इन इन्वर्टिब्रेट्स, आपने दोनों में पढ़ना है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज, जो दो वर्ड्स जो हमें बड़े अजीब से मिल रहे हैं वो क्या है कि एक तो इन्वर्टिब्रेट लिखा हुआ है, एक तो इन्वर्टिब्रेट लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है कि टेम्परेचर रेगुलेटर। तो ये बात याद रखिए कि इन्वर्टिब्रेट्स में भी कुछ ऐसे हैं, खास तौर पर जो इंसेक्ट्स हैं, हनी बी और इस फैमिली के जो इंसेक्ट्स हैं, इनके अंदर, या आप यूं कह लें कि जो क्लास इंसेक्टा है बेसिकली आर्थ्रोपोड्स की, खास तौर पर वो क्लास जो है उसके ऑर्गेनिज्म इस काबिल हैं कि वो रेगुलेट कर सकें। हम आमतौर पे इंसेक्ट्स को क्या समझते हैं कि एक्टोथर्म्स होंगे। इंसेक्ट्स जो हैं वो एक्टोथर्म्स होंगे, बाहर से हीट लेते होंगे और उड़ते रहते होंगे, और जैसे ही हीट जो है वो कम होती होगी ये गायब हो जाते होंगे। दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगर किसी के जहन में ये है तो इस बात को निकाल दें। रेगुलेटर्स हैं, प्रॉपर रेगुलेटर्स हैं। कौन? ये जो इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, कैसे? ये हम आगे एक एक करके देखते हैं कि ये रेगुलेट कैसे करते हैं। क्योंकि रेगुलेशन जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि many invertebrates have relatively low metabolic rates and have no thermoregulatory mechanism. Thus, they passively conform the temperature of their external environment. Obviously, जैसा टेम्परेचर बाहर का है वैसा ही बॉडी का है, वो कन्फॉर्मर्स हैं। लेकिन रेगुलेशन का क्या मतलब है? एक्चुअली जो चीज है ना, आप लोगों ने को जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के रेगुलेटर होने से मुराद क्या है। रेगुलेटर, खास तौर पे थर्मो रेगुलेटर होने से मुराद ये है कि वो ऑर्गेनिज्म होम्योथर्मिक हो, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो तब भी वो मेंटेन कर ले और टेम्परेचर कम हो तब भी वो मेंटेन कर ले। वो ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर या होम्योथर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये बाकायदा रेगुलेटर्स हैं जो इनफैक्ट अब यहाँ पर आप पढ़ने लगे हैं। दीज आर रियल रेगुलेटर्स। अब यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जो एग्जांपल दी हुई है, खास तौर पर यहाँ पर इन्होंने हॉर्स शू क्रैब जो है, ये क्रैब की एक एग्जांपल हम ऑस्मो रेगुलेशन में भी पढ़ चुके हैं। सो और इस तरह के कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। मैं अब आप लोगों को जो है वो लिटरली एक बात बताता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि या तो इनके जो थर्मल सेंसर्स हैं वो बॉडी में इतने छुपे हुए हैं कि हम उनको ढूंढ ही नहीं सके, या वो ऑर्गेनिज्म कन्फॉर्मर्स हैं। मतलब इन ऑर्गेनिज्म में दो सिचुएशन हो सकती है। अगर आपको किसी इंसेक्ट के सेंसर नहीं मिल रहे तो दो सिचुएशन हो सकती है, या वो कन्फॉर्मर है या वो ऑर्गेनिज्म उसके थर्मल सेंसर की अभी डिस्कवरी हुई ही नहीं है। थर्मल सेंसर से क्या मुराद है? थर्मोरिसेप्टर्स। तो ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनका सिलसिला क्या होता है कि आर्थ्रोपोड्स में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको इनिशियली शुरू में जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे थे तो इन आर्थ्रोपोड्स को शुरू में हमने क्या कह दिया था? इन आर्थ्रोपोड्स को शुरू में हमने कह दिया कि ये आर्थ्रोपोड्स जो हैं दीज आर एक्टोथर्म्स, दीज आर पोइकिलियोथर्म्स, दीज आर कन्फॉर्मर्स। बाद में क्या पता लगा? बाद में ये पता लगा कि बहुत से आर्थ्रोपोड्स कन्फॉर्मर नहीं है, बल्कि वो बाकायदा रेगुलेटर हैं, लेकिन उनके जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो इतने डीप इन द बॉडी हिडन हैं कि अभी तक हम उनको फाइंड आउट नहीं कर सके। जैसे ये जो पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया है इसमें आपको एक चीज वाज़ेह तौर पर जो है वो मिलेगी, और वो क्या है? ये जो टिक्स होते हैं इनके बारे में वो क्या कहता है यहाँ पर? वो बता रहा है कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी बॉडी में किसी स्पेशल सेंसर के जरिए ये पहचान लेते हैं कि ये किसी हॉट सरफेस पे हैं या कोल्ड सरफेस पे हैं, वार्म सरफेस पे हैं या कूल सरफेस पे हैं। उससे ये अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद इस वक्त, क्योंकि अगर वो सरफेस जिस पे वो हैं और वो वार्म्थ क्रिएट कर रही है तो वो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने होस्ट पर मौजूद है। एक आमतौर पे जो होता है वो पैरासाइट होता है, ब्लड सकिंग करता है। ठीक है, तो वो अपने बॉडी के रिसेप्टर्स के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त प्रेडेटर जो होस्ट है उसके सरफेस पे हैं कि नहीं। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो धोखा भी तो खा सकते हैं, बिल्कुल धोखा खा सकते हैं कि अगर उनको कोई वार्म सरफेस मिला है लेकिन वो उनका होस्ट नहीं है तो कुछ देर के बाद उनकी डेथ हो सकती है इसी धोखे की वजह से। बट स्टिल ये बात क्या साबित करती है? बुनियादी तौर पर जो मैंने ये बात की, ये बात साबित ये करती है कि इनकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो वार्म्थ को फील कर सकते हैं, चाहे वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सक रहे कि आया वो उनका होस्ट है या नहीं है, लेकिन वो बहरहाल
वार्म को फील करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जो है वो एक और चीज दिखेगी कि मैनी आर्थ्रोपोड्स हैव यूनिक मैकेनिज्म। जैसे एक चीज होती है जो कि आप फिश में भी पढ़ते हैं, और मैं एक दफा आप लोगों से पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि बहुत से ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो क्रायो प्रोटेक्टेंस करते हैं। क्रायो प्रोटेक्टेंस क्या होता है? क्रायो प्रोटेक्टेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डीप फ्रीज होकर भी जिंदा रहता है। क्रायो प्रोटेक्टर्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो या तो वाटर के क्रिस्टल नहीं बनने देते, वाटर के क्रिस्टल फॉर्मेशन को स्लो डाउन कर देते हैं, या फिर वो फिश जो हैं उनकी स्किन तो फ्रीज हो जाती है लेकिन उनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो लिविंग रहते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। सम बम्बल बीज वार्म अप प्रायर टू फ्लाइट। मतलब ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप लोगों को एक कंपाउंड मिलेगा फिश में भी और इनमें भी, और वो है ग्लिसरोल। ग्लिसरोल एक एक्सीलेंट क्रायो प्रोटेक्टेंट है, एक्सीलेंट, जो वाटर की फ्रीजिंग को रोकता है, वाटर की क्रिस्टल फॉर्मेशन। देखिए, वाटर बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इस काबिल बना रहा है कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो, उसके अंदर जो है वो प्रॉपर एंजाइम की मूवमेंट्स वगैरह हो। वाटर एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अगर वही वाटर क्रिस्टल बना लेता है तो वो वाटर ना सिर्फ एंजाइम्स के लिए डेंजरस है बल्कि वो मेम्ब्रेनस जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए डेंजरस है, क्रिस्टल फॉर्मेशन कर रहा है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड ऐड कर देना जो कि वाटर की फ्रीजिंग को रोके या स्लो डाउन कर दे, ऐसा कंपाउंड क्रायो प्रोटेक्टेंस कहलाता है। और उसके लिए सबसे यूजुअली जो इवन फिश में यूज होता है वो ग्लिसरोल, ठीक है। कुछ पेप्टाइड्स भी हैं, वो आगे चल के देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये अपना थोरेक्स यूज करते हैं। ये थोरेक्स कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल दो केस स्टडी कर लेते हैं। केस 1 है जनाब कि आपके पास समर सीजन है। मैं केस बाय केस आता हूँ। समर सीजन में क्या है, फ्लाइट हो रही है, और फ्लाइट में आपको पता है ये फ्लाइट मसल मेंशन हुए हुए हैं यहाँ पर। इन फ्लाइट मसल्स में जब बहुत ज्यादा विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एटीपी प्रोड्यूस होगी, अच्छे तरीके से आप जानते हैं। एटीपी जब बर्स्ट होगी तो हीट रिलीज होगी। और समर सीजन में बॉडी को हीट अप होने से बचाना होता है। समर सीजन में ये ऑर्गेनिज्म बॉडी को हीट अप होने से कैसे बचाएंगे? दे हैव द थोरेक्स विद अबंडेंट सप्लाई ऑफ वेसल्स। ये हेल्प करती है दो तरह के फिनोमिना में। नंबर 1, काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज आप अंदाजा करें, ये जो आपके पास सामने यहाँ पर बी मौजूद है, इस बी में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म मौजूद होता है। ये बम्बल बी है, इसमें काउंटर करंट एक्सचेंज होता है जो आमतौर पर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, बर्ड्स में, हम में पाया जाता है काउंटर करंट एक्सचेंज, ये इनमें मौजूद होता है। और काउंटर करंट एक्सचेंज को ये क्या कर सकते हैं? दे कैन आइदर टर्न इट ऑन और ऑफ। काउंटर करंट एक्सचेंज इसलिए यूज होता है कि अगर बॉडी से हीट लॉस होने का अंदेशा हो तो उस हीट को प्रोटेक्ट करने के लिए काउंटर करंट एक्सचेंज यूज होता है। एग्जांपल मैं आप लोगों को यहां पर देता हूं, ये एग्जांपल जरा देखिएगा, इंटरेस्टिंग चीज है। एग्जांपल है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है, दिस इज एन आर्टरी, ठीक है, ये आर्टरी है, और आर्टरी आपको पता है कि ये किसी भी ऑर्गन की तरफ, फॉर एग्जांपल, और इस तरफ जाके जो है वो उस ऑर्गेनिज्म का थोरेक्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ थोरेक्स है और इस आर्टरी में ब्लड इस तरफ फ्लो कर रहा है, और उसके बाद एक दूसरी वेसल इसके बहुत क्लोज से गुजर रही है, दैट इज ऑब्वियसली जिसमें ब्लड का फ्लो रिवर्स है, वो ऑब्वियसली कौन सी वेसल होगी? वेन होगी, ठीक है। अब आपको एक बात और भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ब्लड ने इधर से आना है थोरेक्स से होते हुए, वापस जो है वेन के जरिए वापस जाना है। अब दो काम हो सकते हैं। देखिए, यहाँ से वार्म ब्लड जा रहा है किस तरफ? थोरेक्स की तरफ। अगर तो विंटर सीजन है तो क्या होगा? थोरेक्स की तरफ जाते ही जितना भी वार्मथ होगा वो कन्वेक्शनल करंट के जरिए या कंडक्शन के जरिए बॉडी से बाहर चला जाएगा इन केस ऑफ विंटर। थोरेक्स जो है, अभी हमने क्या कहा कि उसमें वेसल्स की अबंडेंट सप्लाई मौजूद है। अब देखिए, थोरेक्स की तरफ जाते हुए अगर तो विंटर सीजन है और बॉडी से हीट को नहीं बाहर जाने देना, तो यहाँ क्या फिनोमिना होगा? यहाँ से हीट काफी हद तक
थोरेक्स की तरफ जाती हुई हीट किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी? वेनस ब्लड को ट्रांसफर कर दी जाएगी। वेनस ब्लड को ट्रांसफर करने का क्या फायदा होगा? देखिए, थोरेक्स जो है, हमने अभी क्या कहा, इसके जरिए हीट डिसिपेट हो सकती है। थोरेक्स को हीट पहुंचानी है, कोई शक नहीं, हमने थोरेक्स को हीट पहुंचानी है, लेकिन कुछ हीट हम पहुंचा लेंगे, ज्यादा हीट रोक लेंगे। कैसे? वापस आते हुए ब्लड को वो हीट जो डिसिपेट होने जा रही है, वही हीट हम वापस आते हुए ब्लड को दे देंगे, लिहाजा वो हीट सेव होकर बॉडी के अंदर आ जाएगी। ये कब होगा? विंटर सीजन में। अगर आपका जो सीजन है दैट इज समर, अगर समर सीजन है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि यू नीड टू डिसिपेट द हीट। आपने हीट डिसिपेशन करवानी है फ्लाइट के दौरान। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात की, एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, हीट डिसिपेशन करवानी है। हीट डिसिपेशन करवाने के लिए आप इस मैकेनिज्म को, यानी काउंटर करंट एक्सचेंज को ऑफ कर देंगे, हनी बीज वगैरह, और हम में भी ये काउंटर करंट एक्सचेंज ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने से क्या होगा कि जितनी हीट ब्लड लेकर आ रहा है वो थोरेक्स तक पहुंचकर उसमें से एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कंडक्ट हो जाएगी एयर की तरफ, और एयर उसको कन्वेक्शन के जरिए मूव अवे कर दे। तो ये जो चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि दिस बम्बल बी कैन ट्रांसपोर्ट द हीट फ्रॉम द थोरेक्स as well as if it does not want to dissipate the heat, it can turn off the counter current exchange। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म जो है बम्बल बीज और कुछ और ऑर्गेनिज्म में हमें मिलता है। इवेपोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म भी होता है। अगर ये ज्यादा वार्म अप हो जाते हैं, खास तौर पर एक ऑर्गेनिज्म जिसकी फ्लाइट बहुत ज्यादा है, तो ये उसके लिए भी इवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं। साइकेड्स एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम देयर हीमोलिम्स एंड ट्रांसपोर्ट इट थ्रू लार्ज डक्ट्स टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब स्वेट ग्लैंड्स तो नहीं है, लेकिन स्वेट ग्लैंड्स जैसा मैकेनिज्म है। एक्सोक्राइन ग्लैंड तो नहीं है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसा मैकेनिज्म है कि वो इजीली वाटर को सरफेस पर ले जाते हैं। और आपको पता है कि सरफेस पे जब वाटर जाता है तो पहले नंबर पे कंडक्शन होती है, फिर इवेपोरेशन हो जाती है। ठीक है, कंडक्शन क्या है? बॉडी से हीट वाटर को ट्रांसफर हो जाती है। इवेपोरेशन क्या है? वाटर हीट को लेकर इवेपोरेट हो जाता है। ठीक, ये मैकेनिज्म जो है ये यूज कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अब आप आगे बर्ड्स में और खास तौर पर डेजर्ट मैमल्स में पढ़ते हैं, जो कि इनमें भी मौजूद है। और वो क्या है? बॉडी पोस्चर एंड ओरिएंटेशन। बॉडी पोस्चर एंड ओरिएंटेशन क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है, इस तरह से अपना पोस्चर अरेंज करता है कि या तो वो हीट गेन करना चाह रहा होता है या वो हीट लॉस करना चाह रहा होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज कैम्पबेल बायोलॉजी। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, अब ये एक खास तरह का पोस्चर है। By orienting its body so that the narrow tip of its abdomen faces the sun, the dragonfly minimizes heating by solar radiation। अब ये मोहतरम जो हैं, ये अपनी सिर्फ टिप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये टिप जब सन को फेस कर रही होगी तो आप अच्छे तरीके से ये बात समझ सकते हैं कि बाकी बॉडी अगर उस तरह से सोलर एनर्जी को फेस नहीं कर रही तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर रेज नहीं होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कलर, आपने देखा होगा बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, आप लोग इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो कलर होता है उसके जो रेडिएशन एक्सेप्टेंस है वो वेरी करती है विद द कलर चेंज। दो कलर्स जो हैं उनको हम देखते हैं। एक कलर है ब्लैक और दूसरा कलर है व्हाइट। आप जो सन से आती हुई एनर्जी है, जो सन से आती हुई लाइट है, ये व्हाइट लाइट है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 7 वेवलेंथ है जो व्हाइट लाइट बनाती हैं वो खास तौर पर आ रही हैं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी वेवलेंथ होती हैं जो ओजोन के जरिए रुक जाती हैं। लेकिन जो वेवलेंथ आप तक आ रही हैं उनमें से जो वेवलेंथ कोई भी सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है वो आपको नजर नहीं आ सकता, जो टकरा के आइस तक आता है वो आपको नजर आ सकता है। अब अगर कोई भी ऐसी सरफेस है जो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, इट मींस आपकी आंख तक कोई भी रेडिएशन वापस नहीं आ रही, विच मींस आपको वो ऑब्जेक्ट ब्लैक नजर आएगा। और दूसरा,
मैंने अभी क्या कहा, सन से जो लाइट आती है वो व्हाइट लाइट होती है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट नजर आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट व्हाइट लाइट को इमिट कर रहा है। व्हाइट लाइट मतलब सातों की सातों वेवलेंथ जो हैं वो उस सरफेस से टकराकर आपकी आईज तक आ रही हैं, और जब वो सातों वेवलेंथ सरफेस से टकराकर आपकी आईज तक आ रही हैं, इसका मतलब है कि अगर सारी वेवलेंथ कोलाइड होकर वापस आ जाएंगी आपकी आईज तक, इसका मतलब है वेवलेंथ एब्जॉर्बेंस बहुत कम है। और उस बहुत कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट हीट अप नहीं हो रहा। जितनी ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा हीट अप होगा। जहां पर सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही होंगी वहां हीट ज्यादा होगी, और जहां पर, इसीलिए कहते हैं व्हाइट जो कलर होता है वो ठंडा होता है। व्हाइट जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों को एक ही टाइम के लिए एक ही तरह की सनलाइट के नीचे रख दें, आपको वाज़ेह फर्क फील हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट पे हाथ रख के देखिए। तो इस लिहाज से अब आइए असल बात के ऊपर। ये जो मैंने जिस पैराग्राफ को भी मार्क किया है, इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म, बहुत मजे की बात है, जो ऑर्गेनिज्म स्किन कलर उसका ब्लैक होगा, वो ऑर्गेनिज्म या तो सुबह सुबह बाहर निकलेगा या शाम को बाहर निकलेगा। दोपहर के टाइम में जब सूरज फुल अपनी तमाजत पर होगा, फुल उसकी जो है वो स्ट्रेंथ होगी सनलाइट को पास करने की, उस टाइम पर वो इंसेक्ट बाहर निकलना अवॉइड करेंगे क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगी। अब ये जो फिनोमिना है ना, ये एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स तो है, लेकिन इसको आप रेगुलेशन नहीं कहते। ये रेगुलेशन नहीं है। देखिए, बिहेवियरल रिस्पॉन्स इज नॉट रेगुलेशन। आप अगर किसी जगह को अवॉइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर उसको बेयर करने की सलाहियत नहीं है। ये जो यहाँ पर आया हुआ है ना, ये जो पैराग्राफ इन्होंने कलर के फर्क का बताया हुआ, ये रेगुलेशन में क्यों आया हुआ? हम पढ़ रेगुलेशन रहे हैं और बात हम बिहेवियरल रिस्पॉन्स की कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे बात यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिज्म रेगुलेशन के साथ साथ ये काम भी करते हैं। याद रखिए, हम खुद भी ये काम करते हैं। आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है, हम हीट अवॉइड नहीं करते, हम हीट अवॉइड कर रहे होते हैं। हम जिस टाइम पे हीट अवॉइड कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? हम रेगुलेटर्स नहीं हैं, हम रेगुलेटर्स हैं, लेकिन बॉडी को मुश्किल में डालने के बजाय बिहेवियरल रिस्पॉन्स के जरिए लेस हीट गेन का तरीका एक ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म अवॉइड करता है सनलाइट में जाना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक और बात बड़ी वाज़ेह लिखी हुई है कि जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट स्किन वाले जितने भी, या व्हाइट या लाइट कलर वाले जितने भी हैं इंसेक्ट, वो दोपहर में निकल आते हैं। इसकी वजह क्या होती है? हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी स्किन का कलर व्हाइट है लेकिन वो ऑस्मो कन्फॉर्मर है, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। ऑस्मो कन्फॉर्मर, ज्यादातर जो टेरेस्ट्रियल वाले होते हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर नहीं होते। इसको एक और अंदाज से कर लेते हैं कि उसके पास एफिशिएंट स्ट्रेटेजी नहीं है वाटर लॉस को अरेंज करने की, वाटर लॉस को मेंटेन करने की, तो वो ऑर्गेनिज्म धूप में नहीं निकलेगा। ये किन की बात हो रही है? ये उन ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है जिनकी स्किन का कलर भी वाइट है और जो ऑर्गेनिज्म रेगुलेशन भी कर सकते हैं, सोल्यूट रेगुलेशन भी कर सकते हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन ओवरऑल आपको क्या पता लग रहा है कि कलर चेंजिंग से ऑर्गेनिज्म के घर से बाहर निकलने के जो टाइमिंग्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, इन्होंने एक और चीज बताई हुई है कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ना कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो कर लेते हैं, वैक्स के ना ड्रॉप्स यूज करते हैं। Some desert dwelling beetles can exude waxes from thousands of tiny pores on the cuticle. These wax blooms prevent dehydration and also are an extra barrier against the desert sun. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म वैक्स की लेयर को दो पर्पसेस के लिए यूज करें, एक तो वाटर एवेपोरेट ना होने दें, दूसरा हीट गेन ना होने दें। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेटजी है। दीज ऑल आर स्ट्रेटजीज ऑफ थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये और खास तौर पर ऐसी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन जिसमें काउंटर करंट हो रहा है, दैट इज प्योरली रेगुलेशन, प्योरली रेगुलेशन।
क्योंकि जो जो ऑर्गेनिज्म काउंटर करंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज मौजूद है।